हाँ भाई, सभी लोग को आ रही है आवाज? चलो देखते हैं फिर। तो लास्ट टाइम पे क्या कर रहे थे हम लोग, कुछ याद नहीं है तुम लोग को? देखो लास्ट टाइम पे ना आपको इनइक्वालिटी कुछ कुछ सवाल कराए गए थे जहाँ पे पावर आवर दे रखी होगी, ठीक है। ये सारी बातें आपको हमने की थी एक्सप्लेन, ठीक है, कि अगर पावर दे रखी है तो आप किस प्रकार से करोगे इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व। आई होप आपको वो सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। अब देखो, इनइक्वालिटी में को एक चीज और होती है, ठीक है, चलो उसको जो बताने वाला था मैं बाद में, अभी देख लो, ठीक है। उसे इनइक्वालिटी में एक चीज और रहती है, ठीक है, वो क्या होती है देखो। जैसे कि आपको याद होगा, आपको हमने एक बात बताई थी कि इनइक्वालिटी में क्या होता है, जो चीजें ऑलवेज पॉजिटिव होंगी या फिर जो चीजें ऑलवेज नेगेटिव रहती है उनका कोई मतलब नहीं है। आपको बताया था, जैसे कहीं पर 2 लिखा हुआ है तो हमें मालूम है कि 2 जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है। इनइक्वालिटी में जो चीज ऑलवेज पॉजिटिव होती है या फिर ऑलवेज नेगेटिव होती है उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है कहीं पे, 2 × x−1 x−2 अपॉन x−3 इज ग्रेटर देन 0। अब अगर ये 2 लिखा भी हुआ है ना तो हमें इस 2 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस 2 को लिखो और चाहे मत लिखो, आंसर आपका अभी भी सेम ही रहेगा, 1 2 3 प्लस माइनस पॉजिटिव आंसर कंसिडर करना है तो एक ये आ गया और एक ये आ गया, ठीक है। तुम्हें याद है ना, कल बताई थी हमने बात आपको ये, ठीक है। तो अगर आपके पास इनइक्वालिटी में कोई नंबर ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। उसको लिखो और चाहे ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आप अगर इस 2 को रिमूव भी कर दोगे तब भी हमारा सेम ही आंसर आएगा, ठीक है, तब भी हमारा सेम आंसर ही आएगा। तो आप चाहो तो इस 2 को रिमूव भी कर सकते हो। बोलो, इतने में कोई दिक्कत आई किसी को? ठीक है। बाकी ना कल आपको काफी सारी चीजें बताई गई थी और उसमें आपको 2-3 चीजें और कराई थी हमने कि अगर आपके पास माइनस है, माइनस कैंसिल करते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, 1 अपॉन लेते हो तो भी आपकी इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स करेगी। अब देखो बचपन में ना आपने एक चीज पढ़ी होगी, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सभी लोगों ने पढ़ा था, बचपन में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप लोगों ने उसके कुछ ग्राफ भी देखे होंगे, कुछ सुना होगा उसके बारे में कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होता है वो पैराबोलिक होता है। क्या तुम लोगों ने सुना है ऐसा कुछ कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होता है वो पैराबोला टाइप का होता है? नहीं सुना? कुछ नहीं सुना तुमने? ये सुना था कि क्वाड्रेटिक जो होती है वो ax² प्लस bx प्लस c टाइप की होती है। चलो इतना सुना, जाओ ठीक है तुमने। ये कौन हैंड रेस करके बैठा है? तुम बालक हैंड रेस क्यों कर रहे हो? पहले कैमरा ऑन करो। जो भी व्यक्ति हैंड रेस करेगा उसका कैमरा हमें चाहिए ऑन। आप बोलो। सर आपने कल बोला था कि वो कर्ली ब्रैकेट में आएंगे वो नंबर, सर कौन से नंबर आएंगे?
क्या बोला था? कर्ली ब्रैकेट नंबर हमने कहा था। हाँ, यस सर। हमने कहा था कि अगर जैसे कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट 1, 2, इसका मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू 1 और 2, बस केवल x की दो ही वैल्यू है। एक वैल्यू x इक्वल टू 1 है और एक वैल्यू x इक्वल टू 2 है। ठीक है, अगर ये चीज ऐसी लिखी हुई है, इसका मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 2 तक सारी वैल्यू है। इसका मीनिंग क्या होता है कि x का जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 2 तक सारे वैल्यू है, मतलब 1.1 भी आंसर है, 1.2 भी आंसर है, 1.3 भी आंसर है। 1 से लेकर 2 तक के जितने ही वैल्यू दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे आंसर हैं, मगर 1 और 2 आंसर में नहीं काउंट हो गए। इसका मीनिंग क्या होता है कि 1 से लेकर 2 तक सारे आंसर आएंगे, मगर 1 और 2 आंसर में नहीं आएगा। और अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है कि 1 से लेकर 2 तक सारे आंसर आएंगे और 1 और 2 भी आंसर में आएगा। इन दोनों में क्या अंतर है? इसमें 1 और 2 आंसर में नहीं आते हैं, इसमें 1 और 2 आंसर में काउंट होते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग भी वही है 1 से लेकर 2 तक, इसका मीनिंग भी 1 से लेकर 2 तक। इसमें 1 और 2 काउंट नहीं होंगे, इसमें 1 और 2 काउंट होंगे। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि बस केवल दो ही आंसर हैं जो लिखे हुए हैं, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, सिर्फ और सिर्फ दो ही आंसर हमारे पास आएंगे। इसको बोलते हैं हम लोग ओपन ब्रैकेट, दिस इज नोन एज क्लोज ब्रैकेट। ठीक है ना, शायद आपको सही पूछ रहे थे। अगर डाउट क्लियर हो गया हो तो हाथ नीचे कर लो।
हाँ भाई चलो तो देखते हैं, ठीक है हम लोग। तो आपको क्वाड्रेटिक के बारे में, ठीक है, कुछ जानकारी रही होगी बचपन में, ठीक है, कि कोई भी क्वाड्रेटिक जो होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की होती है। तो थोड़ी सी हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे क्वाड्रेटिक के बारे में, ठीक है। देखो, तो एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास होती है दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की। अब यहाँ तक आपने पढ़ा होगा आगे जाके, ठीक है, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, और डी की वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो नो रियल रूट्स। आपने ये तीन चीजें पढ़ी होंगी कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक में डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है मतलब रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, डी का वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो है, उल्टा बोल दिया मैंने, डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है देन रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी का वैल्यू इक्वल टू जीरो है देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, इसमें नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स को हम लोग इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। नो रियल रूट्स मतलब इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी रूट्स। अब इमेजिनरी रूट्स क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा डी का वैल्यू जो होता है, ठीक है, डी का जो वैल्यू होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है डी का वैल्यू वो आता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी, ठीक है। कंपेयर करके आप ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं और देख लेते हैं डी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। इसके बाद आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा होगा एक, कि अगर कहीं पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है तो यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू निकालने के लिए तरीका नंबर एक तो बिल्कुल सिंपल आता है कि आप फैक्टर्स करके आंसर निकाल लो, ठीक है। तरीका नंबर टू पढ़ा होगा आपने कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन टू ए, डी मतलब वही बात है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी डिवाइडेड बाई टू ए, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और देखो, है ना, एक चीज आपने और पढ़ी होगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक के बारे में, और वो होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या तुम्हें याद है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड? तुमने पढ़ा था बचपन में? कुछ हाँ या ना बोलो, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? सुना ही नहीं है आज तक हमने ऐसा कुछ, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनको बता दें, ठीक है। एक चीज होती है उसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कि लास्ट ईयर शायद बोर्ड के सिलेबस में से हट गया था, तो मे भी शायद कुछ लोग को यहाँ ना पढ़ाया गया हो, लेकिन यहाँ पढ़ाया गया था, ठीक है। जो लोग यहाँ पढ़ते होंगे उनको मालूम होगा, ठीक है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को देख लेते हैं, ठीक है, एक बार कैसे करते हैं। देखो, जैसे कि कोई क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर की मदद से रूट नहीं निकालेंगे, बल्कि हम लोग बस केवल कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना सीखेंगे। कैसे करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर? जैसे कि मान लो कोई इक्वेशन लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की, ठीक है। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान लो कोई इक्वेशन लिखी हुई है, तो पहला काम करना क्या होता है, जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी टर्म मल्टीप्लाई में दे रखा होगा आपको पहले कॉमन निकालना है, ठीक है। एक बार कॉमन निकल आया, फिर करना क्या होता है हमें, कॉमन निकालने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे एक 2 लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, ये काम हमेशा करना है, एक 2 इंटू एक्स हमेशा लिख लेना है, ठीक है आपको। तो जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा एक्स के साथ में इसको आप हाफ करोगे, इसको हाफ करोगे, हाफ करने का मतलब 2 से डिवाइड करोगे, इसको 2 से डिवाइड कर लिया,
2x इंटू ये, देखो अभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो अभी भी वही चीज लिखी हुई है जो ऊपर लिखी थी। जो आपकी थर्ड क्वांटिटी आती है उसका स्क्वायर आप करते हो ऐड और करते हो सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आपकी थर्ड वाली क्वांटिटी बन के आती है, इसका स्क्वायर आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ये रहता है आपके पास प्रोसीजर, ठीक है। क्या रहता है, पहला काम a कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस 2x हमेशा लिखना है, ठीक है। 2x जो है आपको हमेशा लिख ही लेना है, जो नंबर यहाँ लिखा होगा उसका हाफ करेंगे, इसका स्क्वायर करते हैं ऐड और करते हैं सब्ट्रैक्ट, बाकी सब ऐसे रहते हैं। अब ऐसा करने से फायदा क्या मिलता है हमें, देखो ये जो तीन टर्म है ये एक आइडेंटिटी का फॉर्मेशन कर देंगे। कौन सी आइडेंटिटी, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये तीनों टर्म एक आइडेंटिटी का फॉर्मेशन करेंगे और जो बच जाएगा वहां पे आप लोगे एलसीएम, तो ये आ जाएगा कितना 4ac माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू फाइनली जो बन के आएगा a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a, माइनस कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है, ये होता है कंपेयरिंग द स्क्वायर का मेथड, ठीक है। दिस इज द मेथड फॉर कंपेयरिंग द स्क्वायर, ठीक है। आपको इस प्रकार से ही चलना होता है। आप नोट कर लो कराते हैं क्वेश्चन कैसे करना होता है, ठीक है। बेस कंपेयरिंग द स्क्वायर का यूज क्या है ये अगर आपको समझाएंगे, ठीक है हम। है ना, इससे क्या है ना, इससे क्या मिलेगा आपको, ठीक है, वो भी अभी देखेंगे, ठीक है हम लोग। छाप लिया।
तो ठीक है, अब देखते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर का यूज कैसे करना है, ठीक है, और उससे क्या बेनिफिट मिलता है। देखो, जैसे किसी ने बोला एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3, ठीक है, और इसमें मान लो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3, और इसमें मान लो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है, तो कैसे लगाएंगे। पहला पहला काम चेक करना है एक्स स्क्वायर के साथ में क्या कोई नंबर आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर कोई नंबर आ रहा होता तो पहले हम लोग उस नंबर कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी नंबर मौजूद नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे कोई नंबर मौजूद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस, इसके बाद कहा था हमने आपको कि आप एक 2x लिखोगे अपनी तरफ से, तो मैं 2x लिख लिया, फिर जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा उसको आधा कर देना 2। देखो बात एक ही रहेगी, अभी भी देखो 4x लिखा हुआ है, जो क्वांटिटी ऊपर है वही क्वांटिटी नीचे है। जो थर्ड नंबर आएगा उसका स्क्वायर करोगे आप ऐड, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 करोगे ऐड और 4 कर दोगे सब्ट्रैक्ट, तो जितना हमने ऐड किया उतना ही हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इक्वेशन अभी भी सेम बनी रहेगी। अब देखो इस प्रोसेस से करने से फायदा क्या मिलता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टार्टिंग के 3 टर्म जो है वो आपकी एक आइडेंटिटी का फॉर्मेशन कर देंगे। आइडेंटिटी कौन सी, x+2 का होल स्क्वायर, ये देखो x+2 का होल स्क्वायर बन गया है, ये दोनों आ जाएंगे -1, और इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर बन गया। सभी को समझ में आया कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे लगाया। अब देखो इससे हुआ क्या, देखो आपको दिख रहा है कि ये नंबर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x+2 का होल स्क्वायर। आपको मालूम है किसी भी स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटी, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी वो आपकी 0 से लेके इन्फिनिटी होगी, ठीक है। कोई भी स्क्वायर ऑफ ए नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता है, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 से लेके इन्फिनिटी होगी। बाहर एक -1 लिखा हुआ है, जो -1 हर एक वैल्यू में से हो जाएगा, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -1 से लेके इन्फिनिटी। इस 0 में से हो जाएगा -1, तो -1 आंसर। इन्फिनिटी में से -1 करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। इन्फिनिटी समुद्र है, समुद्र में से अगर तुम एक बाल्टी पानी निकाल लोगे तब भी वो समुद्र ही रहेगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नदी बन गया। समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल दिया, पानी कम हो गया समुद्र में, तो है ना। तुम्हारे पास अगर 1 करोड़ रुपए हैं और किसी को तुम अगर 1 रुपए दे दो, तुम गरीब नहीं रहोगे, ठीक है ना, 1 रुपए देने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे था, इसके पास इन्फिनिटी था, इसने 1 को माइनस किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी भी इन्फिनिटी होगा। इससे क्या मालूम पड़ा कि ये आ गया -1 से लेके इन्फिनिटी। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर आप ना इस वाले इक्वेशन में, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में आप x में कुछ भी डालो, आप अगर x में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे ना, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो इस वैल्यू के बीच में आएगा, ठीक है। इस समय क्या मिलता है कि जब आप इस इक्वेशन में x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो -1 से लेके और इन्फिनिटी के बीच में आएगा। आप यहाँ पे कुछ भी x डाल लो, इसका आंसर कभी भी -1 से कम नहीं होगा, -1 से लेके और इन्फिनिटी के बीच में ही होगा। इससे ये मालूम पड़ता है कि इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हमेशा -1 से कम ही रहे, -1 से बड़ा ही रहने वाला है। इसको बोलते हैं हम लोग रेंज निकालना, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रेंज निकालना, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा रेंज क्या होता है। किसी भी फंक्शन का रेंज जो होता है उसका मीनिंग क्या है, जब आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे, जब आप यहाँ पे x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे तो इसके क्या क्या आंसर आ सकते हैं, इसके क्या क्या आंसर आ सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करने पे। कोई मान लो x=2 पुट करता है, कोई 2.1 पुट करे, कोई 3.5 पुट करे, कोई -10 पुट करो, कोई -100 पुट करो, ठीक है। आप कुछ भी पुट करो, ठीक है, x में, तो ये पता लगाना कि अगर आप x में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हो तो इसका आंसर कितने कितने आ सकते हैं, ठीक है। इसके ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन, इसके क्या क्या आंसर आ सकते हैं, उन सारे के सारे आंसर जो हैं वो इसके अंदर कंबाइन लिखे हुए हैं -1 से लेके इन्फिनिटी। तो आप x में कुछ भी डालोगे यहाँ पे, इसका आंसर जो होगा वो ऑलवेज -1 से लेके इन्फिनिटी आता है। इसको बोलते हैं लोग रेंज। रेंज का मीनिंग क्या है कि आप x डालने पे आप क्या क्या वैल्यूज निकाल सकते हो, आप इसमें x डालोगे तो आप क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज नोन एज योर रेंज।
ठीक है, तो सभी लोग को समझ में आ गया कंप्यूटिंग द स्क्वायर क्या होता है, उसका यूज क्या है। ठीक है, रेंज निकालने के लिए कंप्यूटिंग द स्क्वायर का यूज करते हैं। बाकी डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, आगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वहां पे इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, फॉर टाइम में आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक की वैल्यू जो होगी वो समथिंग कुछ माइनस से लेके इंफिनिटी तक रहती है ना। आप एक्स में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है ना, कुछ वैल्यू छूट जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे -1 से लेकर इंफिनिटी की वैल्यू आ गई, और -1 से कम वैल्यू कभी नहीं आएंगी। ठीक है, इसके आंसर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखो -1 जो है ये पूरे की मिनिमम वैल्यू है, आपको दिख रहा है। हमें निकाल लिया है रेंज जो है -1 से लेके इंफिनिटी है, यानी कि जो हमारा क्वाड्रेटिक है उसकी वैल्यू जो है वो ऑलवेज -1 से लेके इंफिनिटी आएगी। यानी कि अगर बात करें क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू कितनी सकती है, तो मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी -1। ये बात हम लोग को क्लियर है। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी -1। ठीक है, मालूम है कि आंसर जो है -1 से लेके इंफिनिटी आएगा। तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू जो होगी -1, और वो कब मिलेगी, जब हम लोग x इक्वल टू पुट करेंगे -2। अगर आप x इक्वल टू पुट कर दोगे -2, तो देखो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और उस केस में आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी कितनी, -1, और कब आएगी, जब आप x इक्वल टू पुट करोगे -2। तो सिमिलरली अगर इस वाले को देखें, तो जो हमारा ये एक्सप्रेशन रहेगा, जनरलाइज की बात करें तो ये एक्सप्रेशन जो होगा वो होगा मिनिमम। वो उसकी मिनिमम वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी x इक्वल टू माइनस का b/2a पे, जहाँ पे ये क्वांटिटी 0 हो रही होगी। और कितनी मिलेगी, तो उसके लिए a को अंदर भेज दो। a को अंदर भेजोगे तो कितनी मिलेगी, देखो ये d हो गया है, तो कितनी मिलेगी, -d/4a। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी आती है, इस a को अंदर भेज दोगे तो ये हो गया d/4a। तो माइनस का d/4a जो होती है वो होती है किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू। अभी बताऊंगा मैं कब मिनिमम होती है कब मैक्सिमम होती है। माइनस का d/4a जो होती है वो होती है मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू, और कब आती है, जब आप x इक्वल टू माइनस का b/2a पुट करते हो। ठीक है, जब आप x इक्वल टू पुट करते हो माइनस का b/2a, जैसे कि यहाँ पे आया है x इक्वल टू -2, जब आप x इक्वल टू पुट करते हो माइनस का b/2 है, तो क्वाड्रेटिक की वैल्यू जो होती है वो होती है मिनिमम या फिर मैक्सिमम। कितना लिखूं तो बताते हैं आगे। आपको समझ में आ गया है, कोई भी क्वाड्रेटिक जो है, ठीक है, वो माइनस का b/2 पे देगा मिनिमम वैल्यू, और वो वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस का d/4। ये बाकी सारी चीजें हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, आने वाले चैप्टर्स में जब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में करेंगे फिर से। अभी आपको मोटे मोटे तौर पर बस एक आइडिया दिया जा रहा है कि हाँ ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, बोलो भाई, यहाँ तक सभी लोगों ने लिख लिया है। अब देखो,
सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। देखो अभी आ रही है क्या आवाज? ठीक है। देखो आपने किया होगा बचपन में, ठीक है, कि अगर आपको कहीं पे y इक्वल टू एक्स प्लस 5 दे रखा है तो उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये आपने किया था, है ना। x इक्वल टू 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो और सीधे सीधे मिला लो। तो वैसे अगर मान लो कि आपसे बोलता है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3, ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, इसका ग्राफ बनाओ। जिससे को मालूम है हमें, तो इस टाइप के इक्वेशन जितने भी होंगे उनका ग्राफ इस प्रकार से एक लाइन बनता है। ऐसे कोई अगर बोलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, एक 2 डिग्री इक्वेशन है, मतलब एक क्वाड्रेटिक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा तो देखते हैं। अगेन हम लोग वही करेंगे जो बचपन में करते आए थे। यहाँ पर 2x कर लो, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 कर लेते हैं, ठीक है। अगेन वही करेंगे बचपन में करते आए थे, जो क्या करते आए थे, एक्स इक्वल टू 0 पुट करो, 3 आंसर, यही करते थे बचपन में। एक बार 0 डालो, अब 1 डालो, 1 डालोगे तो 1 2 3 6 आंसर, 2 डालो तो 4 और 3 7 और 4 और 4 8 और 3 11, ठीक है। 3 पुट करो, 9 12 और 6 18, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रैंडमली कुछ भी वाले पुट कर लो, ठीक है। पुट किया -1, -1 डालेंगे तो ये जाएगा 1 और ये 3 4 2, ठीक है। पुट करो -2, -2 पुट करोगे तो ये रहेगा कितना, 4 और 3 7 तो 3, पुट करो -3, 9 3 12, 12 में से 6 गया 6, ठीक है। इस प्रकार से हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट कर लिए। चलो इन्हें ग्राफ में मार्क करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो पहली वैल्यू कौन सी है, x इक्वल टू 0 पे आंसर आ रहा है 3, x इक्वल टू 0 पे 1 2 3 3 आंसर। x इक्वल टू 1 पे आंसर आ रहा है 6, 1 पे 4 5 और 6, 1 पे 6 आंसर, काफी ऊपर निकल गए, ठीक है हम लोग। आगे 2 पे आ रहा है 11 आंसर, 2 पे 11 आंसर, 11 पे यहाँ पे होगा। 3 पे 18 आंसर, 3 पे 18 आंसर और कहीं ऊपर पहुंच जाएंगे। अगला -1 पे आंसर आ रहा है, ठीक है, -1 पे आंसर आ रहा है 2, -1 पे 2 आंसर। -2 पे आंसर आ रहा है 3, -2 पे 3 आंसर और -3 पे आंसर आ रहा है 6। तो अगर आप इसको मिलाओगे ना, देखो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे मिलाओगे ना तो ये कुछ इस प्रकार से बन के आ जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, जब आप सारे के सारे पॉइंट ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से बन के आता है और इस शेप को ही बोलते हैं हम लोग पैराबोला, ठीक है। इस शेप का नाम होता है पैराबोला। कुछ इस प्रकार का शेप होता है जैसे कि ये, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। दिस शेप इज नोन एज पैराबोला। तो कोई भी आप क्वाड्रेटिक बनाओगे, ठीक है, तो उसका शेप जो होगा वो ऑलवेज पैराबोला टाइप का ही होगा। पैराबोला इस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है। आप कोई भी इक्वेशन ले लो, ठीक है, कोई भी इक्वेशन ले लो अपनी तरफ से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ले लो, ठीक है। आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स पुट करो, वाई निकालो और सबको ज्वाइन करो। सबको ज्वाइन करोगे ना तो आपको कुछ इस टाइप का शेप ही मिलेगा, ठीक है, हमेशा। एंड दिस शेप इज नोन एज पैराबोला। क्या मालूम पड़ा कि कोई भी आपके पास 2 डिग्री इक्वेशन होगी ना, कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन होगी, उसका ग्राफ जो होता है वो ऑलवेज पैराबोला आता है। PARABOLA, ठीक है, ये ओ लिखा हुआ है, PARABOLA, तो पैराबोला का शेप आता है। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है कि कोई भी क्वाड्रेटिक जो होगी, तो यहाँ से मालूम पड़ा हमने, एक बना के देख लिया, यहाँ से मालूम पड़ा हमें कि कोई भी क्वाड्रेटिक जो होगी
उसका शेप जो होगा वो पैराबोला होता है, ठीक है, उसका शेप जो होता है पैराबोला होता है। अभी आप आगे फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है, पैराबोला कैसा होता है, ठीक है, कि पैराबोला का मतलब क्या होता है, पैराबोला का यूज क्या है, ठीक है, वो आगे पढ़ोगे, ठीक है, फिजिक्स में। और फिर बाकी, ठीक है, 11th के लास्ट में आएगा पैराबोला चैप्टर, ठीक है, 11th के लास्ट में, ठीक है, पूरा एक चैप्टर ये पैराबोला को डेडिकेटेड, कि पैराबोला क्या होता है, क्यों होता है, कहाँ से आता है, ठीक है ना। पैराबोला का आप ऐसे समझ लो, ठीक है, जैसे कि एक धागा लो, ठीक है ना, एक धागा लो, ठीक है, उसके दोनों एंड को अपने हाथ में पकड़ लो, और लूज धागा लो, है ना, लूज धागा लो, दोनों एंड को हाथ में पकड़ लो। देखो कुछ इस प्रकार से ना, देखो धागा देखो कुछ इस प्रकार से लटकेगा ऐसे करके, धागा जो होगा वो कुछ इस प्रकार से ऐसे लटकेगा, तो बस यही मान लो पैराबोला है, ठीक है, आप अभी के लिए। ठीक है, एक धागा लो, उसके दोनों एंड को अपने हाथ में पकड़ लो, तो धागा लूज होना चाहिए। देखो कुछ इस प्रकार का शेप ही आता है, आप मान सकते हो कि पैराबोला है, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का शेप होता है, ठीक है। हाँ भाई, हो गया, ठीक है। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो गई है ना, कि कोई भी क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है, उसका ग्राफ जो होगा वो पैराबोलिक इन शेप होता है, ठीक है। अब देखो, देखो जो अब तक हम लोग रूट्स निकालते आए हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालना, जैसे कि हमने बोला कि एक क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर -2x -3 = 0। आप लोग बड़े आराम से प्रैक्टिस करके इसके रूट्स निकालते आए थे,
इस प्रकार से, ठीक है। आपने रूट्स निकाले होंगे बचपन में। यहाँ से देखो x के दो आंसर आ जाते हैं, x इक्वल टू 3 और -1। ये काम आपने किया होगा, ठीक है ना, किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकालना, ये काम किया होगा बचपन में, ठीक है आपने। अच्छा मैं ये बताऊँ, जैसे कि x इक्वल टू -1 और 3 आ गया, इसका मीनिंग क्या होता है, और रूट्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है, किसे बोलते हो रूट्स, है ना, ये बताओ मैं। जैसे कि x इक्वल टू आ गया -1 और 3, ठीक है, हमने बोल दिया रूट्स है ये। रूट्स का मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब है इसका, मतलब क्या दर्शाता है ये, कि भाई अगर ये रूट्स हो गए हैं, इसका मीनिंग क्या है, क्या मतलब आता है इसका, किसी को मालूम है। देखो रूट्स का सिंपल मीनिंग क्या होता है, ठीक है, रूट्स का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि जैसे कि अगर मान लो कोई चीज किसी का रूट आई है, ठीक है, जैसे कि मान लो x इक्वल टू -1 और 3 का रूट आ गया है, इसका मीनिंग क्या है कि जब आप यहाँ पे x इक्वल टू पुट करोगे -3 और 1, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यही मीनिंग है इसका, ठीक है। ये जो है -1 और 3 के रूट्स आ गए हैं, तो अगर वहां पे आप x इक्वल टू -1 और 3 पुट करोगे, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब देखो वैल्यू 0 आने का मतलब क्या है कि अगर आपने x इक्वल टू पुट किया है यहाँ -3, x इक्वल टू अगर पुट किया है -3, तो y जो है वो 0 बन जाएगा। और ऐसे ही अगर आपने x इक्वल टू पुट किया -1, तो भी y 0 आ जाएगा। यही मीनिंग एक तरीके से कि अगर आप x इक्वल टू पुट करते हो x इक्वल टू पुट करते हो +3, तो इसका वैल्यू जो है 0 आ जाएगा। x इक्वल टू पुट करते हो -1, तो भी आंसर 0 आ जाएगा। अब y की वैल्यू 0 आने का मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, y की वैल्यू 0। देखो y की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, x इक्वल टू +3 पे y की वैल्यू 0 है, ये पॉइंट 3,0, और x इक्वल टू -1 पे y की वैल्यू 0 है, मतलब ये दोनों पॉइंट। तो रूट्स जो होते हैं ना, रूट्स है ना, रूट्स जो है किसी भी इक्वेशन के क्या शो करते हैं, किसी भी इक्वेशन के रूट्स हमें ये शो करते हैं कि अगर हम लोग उस इक्वेशन का ग्राफ बनाएं, ठीक है, किसी भी इक्वेशन के रूट्स क्या शो करते हैं कि अगर हम लोग इस इक्वेशन के ग्राफ बनाएं, तो वो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को इन दोनों पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। किसी भी इक्वेशन का जो रूट होता है वो हमें शो करता है ये बात कि अगर हम लोग इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, तो वो ग्राफ जो होगा वो इक्वेशन को इन दोनों पॉइंट पे कट करेगा। जैसे कि अगर आप इसका ग्राफ बनाने बैठोगे, तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से आएगा। तो ये जो जहां कट हुआ है ना एक्स एक्सिस को, ये वाला पॉइंट होगा -1, और जहां ये कट हुआ है वो होगा 0.3, ठीक है। तो कोई भी आपसे बोले ना कि ये जो है रूट है, ठीक है, ये x इक्वल टू 1 और 2 रूट्स है, तो 1 और 2 रूट्स होने का मीनिंग क्या होता है कि अगर आप उस इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे, ये केवल क्वाड्रेटिक के लिए नहीं है, क्यूबिक हो, 4 डिग्री हो, 5 डिग्री हो, कोई भी इक्वेशन हो, अगर कोई चीज इसका रूट हो रही है, तो रूट होने का मीनिंग क्या है कि वो जो हमारे पास ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा। रूट का मीनिंग क्या है कि वो ग्राफ जो होगा वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है, ठीक है, और किन किन पॉइंट पे कट करता है, ठीक है, लिख लो, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन का रूट का मीनिंग होता है कि अगर आप उस इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे, तो वो ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस को, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, तो वो ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा और कहाँ कहाँ कट करेगा। जैसे कि दो रूट्स हैं, इसका मीनिंग क्या है कि वो जो ग्राफ बनाओगे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा 2 बार, और जो एक्स की वैल्यू आएंगी वो हमारे पास पॉइंट होंगे, तो जो है यहाँ यहाँ कट करेगा। बोलो सभी लोग को यहाँ तक की बात समझ में आ गई है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। ठीक है, अब हम लोग आएंगे उस चीज की तरफ, ठीक है, जिसके लिए हमने ये सब चीजें पढ़ी हैं। बाकी ये सारी चीजें चिंता ना करें, ठीक है, आपको डिटेल में एनालिसिस कराई जाएंगी, ठीक है, आगे भी, ठीक है ना। तो आपको लग रहा है कि थोड़ा टफ चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे आपको ये चीज फिर से पढ़ाई जाएगी, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक स्पेशली डेडिकेटेड चैप्टर है, ठीक है, इस चीज के लिए ही। जब हम लोग वो पढ़ेंगे तो आपको ये चीज फिर डिटेल में की जाएगी एक्सप्लेन, समझ रहे हो विधि। चलो ठीक है, आपने लिख लिया होगा। चलो फिर, है ना, रखते हैं आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक पर लंबा चलेगा।
कम से कम 15-20 मिनट का है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।